बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एटम। ये हमारा आज तीसरा क्लास है, चौथा क्लास है एटम के बारे में। इससे पहले दो क्लास में मैंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था आपको एटम के बारे में। फिर मैंने आपको जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम बताया था। फिर मैंने आपको रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम बताया था। आज हम आपको बताने वाले हैं सक्सेस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। मतलब रदरफोर्ड्स ने जो एटॉमिक मॉडल दिया है वो कहां कहां पे सक्सेसफुल माना जाता है। तो सबसे पहला जो चीज है रदरफोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल के सक्सेस होने के पीछे वो लोकेशन है। रदरफोर्ड से पहले लोगों को यह नहीं मालूम था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कहां पर निवास करते हैं। रदरफोर्ड ने बताया कि एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये सेंट्रल कोर ऑफ एटम जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है वहां पर निवास करते हैं और इलेक्ट्रॉन इस सेंट्रल कोर के चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते हैं। मतलब रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के अंदर पर किस जगह पे पाया जाता है उस लोकेशन को सक्सेसफुली डिफाइन किया। तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल को सक्सेसफुली गिव द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द एटम। ये रदरफोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल का सबसे पहला सक्सेस। दूसरा ये था, हम लोगों ने दिखाया था कि जब कोई अल्फा पार्टिकल किसी एटम से होकर पास करता है तो वो बेंड कर जाता है। ये बेंडिंग स्मॉल भी होती है और ये बेंडिंग लार्ज भी होती है। तो ये अल्फा पार्टिकल की बेंडिंग क्यों होती है, ये अल्फा पार्टिकल डेविएट क्यों करता है स्मॉल एंगल से या लार्ज एंगल से, इस चीज को रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया। तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल could explain the small angle of deviation as well as large angle of deviation of alpha particle while passing through atom। रदरफोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल से पहले एटम के अंदर न्यूक्लियस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। न्यूक्लियस लोग नहीं जानते थे कि क्या होता है। रदरफोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इनसाइड द एटम। तो ये तीन जगह है जहां पे रदरफोर्ड्स ने अपने एटॉमिक मॉडल को सक्सेस कराया है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फेल्योर्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल किस किस जगह पे फेल हुआ है इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे। जिस वक्त रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल डेवलप हुआ था उस टाइम एक थ्योरी था जिसका नाम है थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो थ्योरी ये कहता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल जब एक्सीलरेट करती है तो वो कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट करती है। हम लोगों को मालूम है, रदरफोर्ड ने भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा तो इस समय इलेक्ट्रॉन के पास एक एक्सीलरेशन होता है। इस एक्सीलरेशन का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व करने से एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है और ये एक्सीलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहलाता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट कर रहा है और ये चार्ज पार्टिकल है तो इसे भी एनर्जी लगातार रेडिएट करते रहने चाहिए और फाइनली इट शुड कोलाइड विद द न्यूक्लियस। लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। तो पहला था, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, an electron accelerating around the nucleus should continuously emit radiation and finally fall into the nucleus. So an atom should be short-lived, but in reality this does not happen। ये सबसे पहला रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का लिमिटेशन था। रदरफोर्ड का कहना था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं।
लेकिन रदरफोर्ड ने यह नहीं बताया कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, थर्ड में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, इस चीज के बारे में रदरफोर्ड को कोई जानकारी नहीं थी। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। ये रदरफोर्ड का सेकंड लिमिटेशन। रदरफोर्ड का थर्ड लिमिटेशन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रल लाइन फॉर्म होते हैं, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाया गया है और उसके स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रल लाइन है, उस स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मेशन क्यों होता है, इस चीज की जानकारी रदरफोर्ड को नहीं थी, न उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल could not explain the formation of a spectral line in the spectrum of each atom। तो ये था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो रदरफोर्ड का आपने देख लिया कहां पर सक्सेस था और रदरफोर्ड का आपने देख लिया कि यहां पर कहां पर रदरफोर्ड फेल किया था। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल जानने के बाद आपको तीन चीजों के बारे में जानना जरूरी है। पहला एक कहलाता है इंपैक्ट पैरामीटर, दूसरा कहलाता है एंगल ऑफ स्कैटरिंग और तीसरा कहलाता है, पहला है इंपैक्ट पैरामीटर, दूसरा है एंगल ऑफ स्कैटरिंग, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि इंपैक्ट पैरामीटर क्या है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या है और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ने के बाद हम लोग को तीन टर्म्स के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहला टर्म कहलाता है इंपैक्ट पैरामीटर, दूसरा टर्म है एंगल ऑफ स्कैटरिंग और तीसरा टर्म है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो सबसे पहले हम लोग इंपैक्ट पैरामीटर को समझते हैं। ये आप देख रहे हैं एक लाइन ड्रॉ किया गया है सेंटर ऑफ एटम से, इसे सेंट्रल लाइन कहा जाता है। कोई अल्फा पार्टिकल्स को जब किसी एटम की तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है, अल्फा पार्टिकल जब न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा तो उसकी वेलोसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन, ये सेंट्रल लाइन से एक एंगल बनाएगा। जब अल्फा पार्टिकल बहुत दूर से किसी एटम की तरफ अप्रोच कर रहा होगा तो इस अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर इस सेंट्रल लाइन से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर होगा। इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही कहा जाता है इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस व्हेन अल्फा पार्टिकल इज far away from the nucleus and approaching toward the nucleus is called impact parameter। इसे हम लोग impact parameter के नाम से जानते हैं। impact parameter को हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड चीज हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है एंगल ऑफ स्कैटरिंग। जब अल्फा पार्टिकल किसी एटम से होकर गुजरता है तो ये अल्फा पार्टिकल बेंड कर जाता है, अपने ओरिजिनल पाथ से जितने एंगल से बेंड करता है, इसी एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ स्कैटरिंग। द एंगल बाय व्हिच एन अल्फा पार्टिकल, द एंगल बाय व्हिच एन अल्फा पार्टिकल get deviated, by which an alpha particle gets deviated from its original direction while passing through an atom is called angle of scattering। इसे angle of scattering के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से देख लें, the angle by which an alpha particle gets deviated from its original direction while passing through an atom is called angle of scattering। It is given as B is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Z A square by A K cot phi by 2। ये D ये इम्पैक्ट पैरामीटर कहलाता है। Z ये न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर है। E जो कि चार्ज ऑन अ प्रोटॉन है। EK
ये जो अल्फा पार्टिकल है इसकी काइनेटिक एनर्जी है और फाई जो कि एंगल ऑफ स्कैटरिंग है। तो इंपैक्ट पैरामीटर और स्कैटरिंग एंगल के बीच में यही रिलेशन होता है। तीसरा जो टर्म है इसका नाम है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हम लोगों को मालूम है कि अल्फा पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। जब कोई अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को अप्रोच करता है तो अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन, जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के करीब पहुंचता जाता है रिपल्सन का वैल्यू बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी धीरे धीरे घटती जाती है। एक समय ऐसा आता है कि रिपल्सन का वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है और वहां पर आकर के अल्फा पार्टिकल मोमेंटरीली रेस्ट में आ जाती है और फिर इसी बात पर यह लौट जाती है। तो ये वो मिनिमम डिस्टेंस है न्यूक्लियस से जहां तक अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को अप्रोच कर सकता है। इसी मिनिमम डिस्टेंस को कहा जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। The minimum distance from the nucleus up to which an alpha particle can approach to the nucleus is called distance of closest approach. It is given as D is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2 Z A square by E K. Z atomic number है, E चार्ज प्रोटॉन है, E की काइनेटिक एनर्जी है और D ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। तो काइनेटिक एनर्जी जितना ज्यादा होगी अल्फा पार्टिकल की, वो पार्टिकल न्यूक्लियस के उतना करीब पहुंच जाएगा, मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच उतना ही छोटा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जितना छोटा हो इसका मतलब ये हुआ कि वो एटम उतना ही लाइटर है। तो ये तीन बातें मेनली थी, इंपैक्ट पैरामीटर, एंगल ऑफ स्कैटरिंग और उसके बाद डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहां पर आकर के रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल खत्म हो जाता है। नेक्स्ट अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल।